तमाम तर्कों के बावजूद कांग्रेस के एक बड़े तबके ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पॉलिसी हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, ये कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, अब बताओ, जहां एक और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वहीं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक घटना का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं, जिससे यह बात और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। विदेश मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय बैठक में, जहां नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो सरकारी तंत्र का क्या होगा? नेहरू जी ने झुठलाकर जवाब दिया, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, खतरा है तो हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म है। और यह प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं, यह एक पुस्तक में लिखा है। कोई प्रमाण मांगेगा, दाम मांगेगा, उसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से नेहरू जी यह देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उसी राइट विंग ने हमेशा संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम किया है। संविधान के मूल्यों की अवहेलना हमने कभी नहीं की, और कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्मे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्से विकास में देश के कई हिस्से विकास में पीछे रह गए। पहले की सरकारें नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने ढूंढा तो वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज पूर्णतः समाप्त की ओर है। अध्यक्ष महोदय, आज वह अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए, और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ, और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीत के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि
बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था। और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई। अध्यक्ष महोदय, और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी स्वतंत्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था, आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण, अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण, अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे? अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार, अध्यक्ष महोदय, यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर, अध्यक्ष महोदय, कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, यह मैं कहना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम रखो भैया। अध्यक्ष महोदय, रोकिए। कौन बैठाएगा? कौन बैठाएगा?